नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। जहाँ कहीं पर होंगे आपकी पढ़ाई बेहतर तरीके से चल रहा होगा। दोस्तों, जैसा कि सबसे पहले मैं आप लोगों को इस जिसे आप नए साल के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं, उसके ख़ास इस अवसर पर हम आप सभी को शुभकामनाएँ और बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ और भगवान से आग्रह करता हूँ कि आप सभी का नौकरी, आप सभी को जॉब इस नए साल अर्थात 2024 के इस खास अवसर पर आप सबको मिलेगा और यह साल आपके लिए एक अनोखा साल होगा, जिसमें जो भी आपकी इच्छाएं होंगी सभी इच्छाएं पूरा होंगी। दोस्तों, जैसा हमने कि आपसे कहा था कि इस 2024 के शुरुआती दिनों अर्थात पहले दिन से ही हम आप लोगों के लिए जो आपका विषय बायोलॉजी है, जिसके साथ हम 2014 से लगातार अभी तक रहा हूँ, जिया हूँ और उसके साथ गुड महसूस किया, अच्छा महसूस किया हूँ, उसी सेगमेंट को हम आप लोगों के बीच लेकर आने का एक वादा किया था और कोशिश है कि एक बेहतर कंटेंट के साथ चीज़ों को हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आपको पता है कि बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, दोनों स्थितियों में आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है। इसलिए हम आपके लिए इस खास सेगमेंट को लेकर आया हूँ। दोस्तों, जैसा आप कहते हैं कि हमारे लिए ये नया साल है, जीवन के 30-32 बसंत हमने भी देख चुके हैं, न जाने कितने नए सालों 30-32 नए सालों को भी देख सका हूँ, लेकिन जीवन के हर एक नए साल में क्या परिवर्तन होता है ये तो कुछ देखने के लिए खास मिलता नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर एहसास होता है कि 365 दिन किस तरीके से चले जाते हैं जीवन के, ये नहीं पता लगता है। तो याद रखें, उस 365 दिनों को हमें और आपको समझना पड़ेगा कि हमारे 365 दिन किस तरीके से कहाँ बीत रहा है, ये हमें आपको जानना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि जो हम नया बैच शुरू कर रहे हैं, उस नए बैच का नाम है मेंडल बैच। अब एक बात तो यह स्पष्ट हो गया होगा कि हम कौन से बायोलॉजी के किस सेगमेंट पर आपसे बात करना चाहता हूँ, वो कौन सा टॉपिक है जिस पर हम आपसे बहस करना चाहता हूँ, आपसे बात करना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ। नाम ही इसका नाम मेंडल है, बैच का नाम ही मैंने मेंडल रख दिया। तो एक बार तो क्लियर हो गया कि हम आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, मेंडल्स के बारे में पढ़ाने वाला हूँ, जेनेटिक्स के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। और दोस्तों, एक और आपके लिए बात, ज्योति जी की आपके लिए एक अदर आपका यूट्यूब चैनल है जिस पर हम जीएस की कक्षाएं 1 बाय 1 डेली ले रहा हूं और उसमें भारत की राज्य व्यवस्था और शासन का लगभग ये 3रा वीडियो आपके पास पहुंचा है, तो आप वहां से जाकर के सर्च करके देख सकते हैं। तो हमने कहा कि इस बैच का नाम ही हमने मेंडल बैच रखा है, तो जो हम शुरुआत करेंगे वो आपका मेंडल बैच के नाम से ही शुरुआत करेंगे। और याद रखेंगे, हमने कहा कि हमारी पूरी कोशिश है कि हम आपको एक बेहतर कंटेंट के साथ चीज़ों को आप तक पहुंचाने का प्रयास करें। याद रखेंगे, जब आपको हमारी कक्षा लेने के बाद आपको ये रियलाइज़ ज़रूर होगा कि हमने आपको किस स्तर से और कहाँ तक समझाने का प्रयास किया हूँ। और ख़ास बात, अगर वीडियोस आपको समझ में आता है तो आप ज़रूर इस क्लास को अधिक से लोगों तक शेयर करने का प्रयास करेंगे। तो हमने कहा कि एक बात मेंडल के बारे में आप लोग जानते भी होंगे, नहीं जानते होंगे तो हम मेंडल के बारे में अभी हम आपसे डिस्कस करेंगे। मेंडल का एक पूरा हिस्ट्री देखेंगे, पूरा बैकग्राउंड देखेंगे, किस तरीके से इनका जेनेटिक्स में प्रवेश होता है और आप देखेंगे कि पहले मेंडल को कोई तवज्जो नहीं मिलता है, लेकिन बाद में मेंडल के ही एक्सपेरिमेंट को
जो है आगे बढ़ाया जाता है और उससे आज का जो जेनेटिक्स आपको लिए देखने के लिए मिल रहा है वो आपके लिए सामने आता है। आज के इस सेशन में हम आपसे जेनेटिक्स के बारे में बात करेंगे और आप देखेंगे कि जेनेटिक्स की ओरिजिन कहाँ से हुआ और ओरिजिन के पीछे क्या उसका इतिहास रहा है, आखिर इसे खोजने वाला कौन है, क्या कुछ कहानियां हैं, इसके बारे में हम आपसे अध्ययन करेंगे। अभी हम जेनेटिक्स के बारे में अध्ययन नहीं करेंगे, हाँ इतना ज़रूर करेंगे कि जो जेनेटिक्स के फादर हैं वो मेंडल्स को कहा जाता है, जिनका पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल्स। क्या नाम है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ये है पूरा जेनेटिक्स के फादर, पिताजी हैं, जेनेटिक्स के फादर हैं और इनका ये पूरा नाम है। कहानी ऑस्ट्रिया से शुरू होती है, कहानी इनके जन्म से शुरू होती है। ऑस्ट्रिया का लिए या जन्म कह लीजिए। कहानी जन्म से शुरू होती है, 1822 से शुरू होती है। और यह जन्म कहाँ हुआ था? यह जन्म ऑस्ट्रिया के ब्रून नामक शहर से हुआ। ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म 1822 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के ब्रून नामक शहर में हुआ। जो मेंडल साहब थे वो शुरुआत से ही बड़े ब्रिलियंट थे। इन्होंने अपनी शिक्षा के दौरान 2 साल 2 इयर्स फिलॉसफी की भी इन्होंने पढ़ाई किया। जब इनकी पढ़ाई पूरा हो गई, पढ़ाई पूरा होने के बाद 1849 में इनको हायर किया जाता है, इनको बुलाया जाता है एक टीचर के तौर पर। और बुलाया कहाँ जाता है? यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में। ग्रेगर जॉन मेंडल को 1859 में टीचर के तौर पर इन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में बुलाया जाता है कि भैया आप आइए और यहाँ पर पढ़ाइए। और ये 1849 में जब इनको बुलाया जाता है तो लगभग 1851 में ये यूनिवर्सिटी ऑफ वियना जाते हैं 2 सालों बाद, क्योंकि उस दौरान उन्होंने क्या कर रहा था? फिलॉसफी की पढ़ाई कर रहा था। जब उन्होंने वहाँ पहुँचा तो उन्होंने 2 सब्जेक्ट बनाया। एक तो पहले उन्होंने फिजिक्स पढ़ा दी और दूसरा उन्होंने क्या किया? बॉटनी पढ़ाया। ये 2 सब्जेक्ट ग्रेगर जॉन मेंडल साहब यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में पढ़ाते थे। वियना में पढ़ाने के बाद ग्रेगर जॉन मेंडल पुनः रिटर्न हो गए, वापस आ गए। कहाँ? ब्रून शहर में, ब्रून शहर जो कि ऑस्ट्रिया में थे। उन्होंने क्या हो गया? वापस ब्रून सिटी में चला आया। कहा जाता है कि यहाँ पर इन्होंने पादरी, एक गार्डन था और उसका देख रेख करते थे, जो भी इसमें फसलें हुआ करती थी उसका उन्होंने देख रेख करते थे। 1851 के बाद 1856 का समय आता है। यहाँ देखते हैं 1856 में ये गार्डन में, बगीचा कह सकते हैं, में एक पादरी का काम करते थे, उसे देख रेख करने का काम करते थे। भाई पढ़े लिखे पहले से भी थे।
और हुआ क्या कि इन्होंने उस गार्डन में देखा कि मटर की कुछ ऐसे पौधे हैं जो रंग बिरंगे हैं, जिसमें झुर्रीदार फल हैं, जिसमें वाइट फूल हैं, इत्यादि इत्यादि। इन्होंने मटर को देखा और इनके अंदर एक इच्छा जागृत हुई, जैसे रॉबर्ट हुक साहब को थी। तो अब हुआ क्या कि इन्होंने मटर के पौधे पर अपना भाई एक्सपेरिमेंट करना चालू कर दिया, अपना रिसर्च करना चालू कर दिया। और इस मटर पर, जिसे पाइसम सेटाइवम कहा जाता है, इस मटर पर इन्होंने अपना रिसर्च चालू किया, अपना एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने प्रयोग किया। और प्रयोग करके इन्होंने फर्स्ट टाइम हाइब्रिडाइजेशन जैसे कॉन्सेप्ट प्रपोज किया। क्या किया इन्होंने? हाइब्रिडाइजेशन जैसे क्या किया इन्होंने? एक कॉन्सेप्ट प्रपोज किया। हाइब्रिडाइजेशन जैसे इन्होंने एक कॉन्सेप्ट प्रपोज किया। इस कॉन्सेप्ट को, इस कंक्लूजन को, जो इन्होंने कंक्लूजन यहां पर लाया था, इसे ब्रून के, जो ब्रून हुआ करता था, ब्रून में एक सोसाइटी कह सकते हैं कि नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी असेंबली, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी असेंबली, इस कॉन्सेप्ट को, इस हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट को इन्होंने नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में क्या किया? इन्होंने लाया। 1865 का कार्यकाल है। ये कब लाया इन्होंने? 1856 में इन्होंने रिसर्च किया और ये 1865 में, 1865 ईस्वी में उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी असेंबली में लाया। लेकिन इस समय नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने इसे खास वैल्यू नहीं दिया। जो मेंडल का एक्सपेरिमेंट था, उस एक्सपेरिमेंट को कोई खास वैल्यू नहीं मिला। ठीक है भाई, नहीं मिला। (1865) के बाद 1866 में इसका प्रकाशन हुआ और प्रकाशन में हमने कहा कि खास कोई वैल्यू इसको नहीं मिली। आखिर प्रश्न ये है कि जो मेंडल का एक्सपेरिमेंट था, उसे वैल्यू क्यों नहीं दी गया? वैल्यू क्यों नहीं दिया गया? क्या कारण था? कारण ये था कि उसी समय जैव विकास सिद्धांत, आप जानते हैं, जैव विकास सिद्धांत पर लैमार्क और डार्विन की बड़ी चर्चा थी। जैव विकास के सिद्धांत पर लैमार्क और डार्विन की बड़ी चर्चा थी, जिसके कारण मेंडल के एक्सपेरिमेंट को कोई खास तवज्जो नहीं दिया गया। यहाँ तक हमें लगता है कि आपको मेंडल के बारे में कुछ कुछ बातें समझ में आ रही होंगी। आइए थोड़ा से और आगे चलते हैं। अभी हम मेंडल के बारे में देख रहे हैं। मैंने कहा कि जब खास तवज्जो, खास वैल्यू नहीं मिला, क्योंकि उस समय जैव सिद्धांत के बारे में लैमार्क और डार्विन की बड़ी चर्चा थी, इसलिए मेंडल के एक्सपेरिमेंट की, मटर सटर के एक्सपेरिमेंट को कोई खास तवज्जो नहीं दिया। लेकिन तब तक 1900 का समय आ गया। 1900 में 3 वैज्ञानिक, ह्यूगो डी व्रीस,
कार्ल कोरेंस और सेरमैक, ये 3 वैज्ञानिकों आए। ये थे हॉलैंड के, ये थे जर्मनी के और ये थे ऑस्ट्रिया के। 1900 में इन तीनों वैज्ञानिकों ने किया क्या, इन्होंने क्या किया कि जो मेंडल का एक्सपेरिमेंट था, जो मेंडल्स थियरी थी, जिसे कोई खास वैल्यू नहीं दिया गया था, उन्होंने इस थियरी का स्टडी किया और स्टडी करके इस थियरी को एक लॉ के रूप में क्या कर दिया, इसे कन्वर्ट कर दिया, एक नियम बना दिया। और उसी नियम को, इसी लॉ को मेंडल्स ला दिया गया। क्या कहा गया उसे? मेंडल्स ला दिया गया। दरअसल सबसे पहले इस लॉ को या इस थियरी को मेंडल्स के द्वारा प्रपोज्ड किया गया था। इसीलिए इस थियरी का जो दायित्व था, या जो पूरी कह सकते हैं श्रेय था, वो किसको दिया गया? मेंडल्स को दिया गया। और यही देखेंगे आगे चल करके पूरी तरीके से मेंडल्स लॉ कहा गया। दरअसल जो मेंडल्स थे, उनका जो एक्सपेरिमेंट था, जो कि पाइसम सेटाइवम पर था, मटर के पौधे पर था। अब इस मटर के पौधे पर उन्होंने ढेर सारे एक्सपेरिमेंट किया। उनके फूल को ध्यान में रखा, उनके फल को ध्यान में रखा, उनके सेब को ध्यान में रखा। कह सकते हैं कि उनकी पूरी मॉर्फोलॉजी का उन्होंने स्टडी किया। उनका उन्होंने डिटेल स्टडी किया और डिटेल स्टडी करने के बाद उन्होंने जो भी कंक्लूजन पाया, उस कंक्लूजन के बिहाफ पर आप देखेंगे कि कई थियरी प्रपोज की गई, कई थियरियां लाई गई, कई लॉ डेवलप्ड किए गए। उसे हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन जब पूरी मॉर्फोलॉजी का स्टडी किया गया, तो इस मॉर्फोलॉजी को एक टर्म्स के द्वारा प्रदर्शित किया गया, जिसे क्या कहा गया? जेनेटिक्स कहा गया। जिसे क्या कहा गया? आनुवंशिकता कहा गया। अब क्या है आनुवंशिकता, क्या है जेनेटिक्स? जेनेटिक्स के अंदर हम किसका स्टडी करेंगे? क्यों मेंडल्स के क्या एक्सपेरिमेंट हैं? मेंडल ने किस तरीके से पाइसम सेटाइवन पर इन्होंने स्टडी किया, किस तरीके से उन्होंने मटर का स्टडी किया, मटर के कौन कौन से ऐसे करेक्टर थे जिन्होंने इन्होंने डिटरमाइन किया, अपने ध्यान में रखा एक्सपेरिमेंट के दौरान। और आखिर जो मेंडल थे, मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट आखिर क्या ऐसे कारण थे जो सफल हुए, उस सभी चीज़ों के बारे में हम आपसे बात करेंगे। तो ये पूरी एक आउटलाइन थी मेंडल के बारे में। और इसी समय थोड़ी सी बात हम आपसे जेनेटिक्स के बारे में भी करते चलते हैं।
जैसे जब अगली हमारी क्लास आएगी तो हम उस क्लास में सीधे आपसे मेंडल्स लॉ पर आएंगे और जितने भी मेंडल्स लॉ हैं हम उस पर आपसे 1 बाय 1 क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो हम आपको लिखा रहे हैं, आप उसे लिखते चलेंगे। देखिए, हमने कहा कि आपने मेंडल को देख लिया, मेंडल के बारे में भी जान लिया। हमने कहा कि वहीं से एक ब्रांच बन के आई जिसे हमने क्या नाम दिया, जेनेटिक्स नाम दिया, जिसे हमने आनुवांशिकता कहा या कह सकते हैं वंशागति कहा इसे। ठीक है, आनुवांशिकता, वंशागति कहेंगे तो शायद ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसे हम वंशागति कहें। ये देखिए, जो वंशागति है, इस जेनेटिक्स के बारे में हम कुछ बातें आपको लिखाने चल रहे हैं, वो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले ये जो जेनेटिक्स टर्म्स है, इस जेनेटिक टर्म्स को फर्स्ट टाइम W. बटसन नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, दिया। कौन दिया? W. बटसन नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले जेनेटिक्स शब्द को दिया और इस जेनेटिक्स को बटसन साहब ने जेनेटिक्स को डिफाइन भी किया। लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी यहाँ जेनेटिक्स को एक समझने की बात करते हैं। आपको पता है कि इस पृथ्वी पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो मानव हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो मच्छर हो, व्हाटसोएवर बट लिविंग थिंग्स, वो सभी अपने जैसे ही संतान पैदा करते हैं या पैदा करने की क्षमता रखते हैं। और हमने कहा कि अगर हम इसे एक उदाहरण से समझने की कोशिश करें तो हमने कहा कि राम नाम का राम खिलावन एक आदमी है, एक मनुष्य है, और इसकी पत्नी का नाम है लीलावती। और आपको पता है कि ये कैसे हैं, लिविंग है। राम खिलावन की शादी हुई, शादी के बाद इनके संतान आए, जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ऑफ स्प्रिंग कहते हैं। हमने कहा कि राम खिलावन के जो लक्षण थे, जो बनावट थे, जो मॉर्फोलॉजी थी, कुछ इस तरीके थी। उनकी नाक लंबी थी, मुंह एकदम बड़ा सा था, टांगे छोटी थी। कुल मिला करके हम कह सकते थे कि राम खिलावन कैसे थे, बौना थे। और यहीं पर लीलावती थी, जो कि कैसी थी, लंबी थी, बड़ी बड़ी टांगे थी, बड़ी बड़ी आंखें थी। तो हमने कहा कि जब इन दोनों की शादी हुई, मान लीजिए इनकी संतान जो पैदा हुआ उसका नाम है बुधई। बुधई नाम का इनके पास एक संतान पैदा हुआ। हम जो समझाना चाह रहे हैं आप उसे समझिएगा, अभी आपको सारी बात समझ में आएगी।
हमने कहा कि बुधई में पाया गया कि बुधई में कुछ लक्षण तो रामखेलावन के थे और कुछ लक्षण किसके थे? लीलावती के थे। मतलब कह सकते हैं कि कुछ लक्षण फादर के थे और कुछ लक्षण किसके थे? मदर थे। ध्यान देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि बुधाई के अंदर दोनों के मिक्स कैरेक्टर थे। पूरे कैरेक्टर फादर के भी नहीं थे उसमें और पूरे कैरेक्टर मदर के भी नहीं थे, थोड़े थोड़े कैरेक्टर दोनों के थे। अब ध्यान रखेंगे यहां जो मैं समझाना चाहता हूं, इसका मतलब ये हुआ कि बुधई दोनों को लक्षण के रख रहे हैं, रामखेलावन के भी रख रहे हैं, लीलावती के भी रख रहे हैं। दरअसल यही जो लक्षण हैं, इन्हीं लक्षणों का पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में पहुंचना इनहेरिटेंस कहलाता है, आनुवंशिकता कहलाता है। और जो लक्षण पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं उसे हम आनुवंशिक लक्षण कहते हैं, हेरिडिटरी कैरेक्टर कहते हैं। इसे हम ट्राइट्स के भी नाम से जानते हैं। अब एक बात और समझ में आना चाहिए कि ये जो पेरेंट्स के कैरेक्टर है, रामखेलावन लीलावती के कैरेक्टर्स है, वो आखिर किसके सहारे ऑफस्प्रिंग में जा रहे हैं? तो वहीं पर आप पाएंगे, आपने पढ़ा होगा, डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है जिसके सहारे पेरेंट्स के लक्षण कहाँ तक पहुँच रहे हैं? ऑफस्प्रिंग तक पहुँच रहे हैं, संतानों तक पहुँच रहे हैं। ये जो पूरा आप देख रहे हैं, पूरी जो कहानी चल रही है, इस पूरी कहानी को तो हम कहाँ अध्ययन करेंगे? जेनेटिक्स के अध्ययन अंतर्गत ही अध्ययन करेंगे। तो हालांकि अभी मैं इसको बताऊंगा, ये तो अब एक छोटी सी हम कहानी लेकर के आपको बता रहा था। हमने कहा कि टॉम्स जेनेटिक्स डब्ल्यू बेटसन साहब ने दिया था और जेनेटिक्स को इन्होंने इस तरीके से डिफाइन भी किया। कैसे किया कि इन्होंने कहा कि जो पेरेंट्स के ऑफस्प्रिंग होते हैं, वो एग्जैक्ट पेरेंट्स के कॉपी तो नहीं होते हैं। जैसे अभी हमने आपको रामखेलावन लीलावती और बुधई की कहानी बताया, बुधई एग्जैक्ट रामखेलावन और लीलावती की कॉपी तो नहीं है। इसका मतलब ये है कि ऑफस्प्रिंग पेरेंट्स से कुछ सिमिलरिटी रखता है और कुछ डिससिमिलरिटी रखता है। कुछ समानता भी रखता है और कुछ असमानता भी रखता है। तो यही समानता और असमानता, जो समान लक्षण है, जो समान कैरेक्टर है, जो सिमिलर ट्राइट्स हैं, जो डिससिमिलर ट्राइट्स हैं, ऐसा आखिर क्यों हो रहा है? यही सब तो कहानी हम कहाँ अध्ययन कर रहे हैं? जेनेटिक्स के अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं। तो बेटसन साहब ने इसको डिफाइन किस तरीके से कहा, आइए देखते हैं इसे। इसके डिफिनेशन को अकॉर्डिंग टू बेटसन समझने का प्रयास करते हैं।
हमने कहा कि बटसन साहब ने कहा कि जो जेनेटिक्स है इसे कहा कि द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the branch of science which deals with विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी of offspring to parents known as या called as genetics। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समानताओं तथा असमानताओं किससे संतानों और पेरेंट्स के बीच में जो समानताएं और असमानताएं वही क्या कहलाती है, हमारी जेनेटिक्स कहलाती है, अकॉर्डिंग टू बेट्सन। ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी बात, इस जेनेटिक्स के अंतर्गत हम दो खास बातों का अध्ययन करेंगे। वो बात क्या है? पहली बात है तो हेरिडिटी, और दूसरी बात है वेरिएशन, विभिन्नता। इस पूरी जेनेटिक्स के अंतर्गत हम दो बातों का अध्ययन करेंगे, एक तो है हेरिडिटी और दूसरा है वेरिएशन, विभिन्नता। क्या है हेरिडिटी? हेरिडिटी का अगर सामान्य कहे तो इसे हम कह सकते हैं ट्रेट्स, लक्षण। तो इसे अगर हम डिफाइन करने की कोशिश करें तो हमने कहा कि दो बातें हैं, एक तरफ है पेरेंट और दूसरा तरफ है ऑफस्प्रिंग, संतानें। पेरेंट्स से जो लक्षण, जो कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो रहे हैं, हम उसे क्या कर रहे हैं? हेरिडिटी, या उसे क्या कर रहे हैं? ट्रेट्स नाम दे रहे हैं। तो अगर हम इसी को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ट्रांसफर ऑफ, या ट्रांसमिशन कह सकते हैं इसे हम और अच्छे शब्द दे सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। जेनेटिक लक्षणों का, जेनेटिक कैरेक्टरों का पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाना ही क्या कहलाता है? हमारा हेरिडिटी कहलाता है। क्या कहलाता है? हेरिडिटी कहलाता है। ठीक है, हेरिडिटी समझ में आया। दूसरी टर्म्स है वेरिएशन, इसे भी समझ लेते हैं। ये हो गया होगा आपका। दूसरी टर्म है वेरिएशन, विभिन्नता। इसे समझिए, विभिन्नता क्या है, वेरिएशंस क्या है। आप देखते होंगे एक ही माता पिता के देखते होंगे अगर 4 बच्चे हैं, फिर मैंने कहा
कि राम खेलावन और बुधई, सॉरी लीलावती थी भाई, ये एक माता पिता हैं और इनके जो संतान हैं मान लीजिए बुधई हैं, ननकऊ हैं, राम प्यारे और शेखावत, ये 4 बच्चे हैं इनके। हम विभिन्नता समझा रहे हैं, वेरिएशन समझा रहे हैं। तो मैंने कहा कि राम खिलावन लीलावती के 4 बच्चे हैं, बुधई, ननकऊ, राम प्यारे और शेखावत। आप क्या पाएंगे कि ये चारों बच्चे पूरी तरीके से, पहली बात आपस में समानता नहीं रखेंगे, दूसरी बात कि इन चारों बच्चों में से कोई भी एक ऐसा बच्चा नहीं होगा जो पूरी तरीके से अपने माता पिता से लक्षणों में समानता रखे। इसका मतलब ये है कि ये चारों बच्चे अपने माता पिता से लक्षणों में क्या होंगे, असमान होंगे। वही असमानता तो क्या कहला रही है, वेरिएशन कहला रही है। बात समझ में आई होगी, मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि हेरिडिटी और वेरिएशन का पूरे जेनेटिक्स में रोल है। अगर आपको यही नहीं समझ में आया तो समस्याएं हो सकती हैं। अब इसे वेरिएशन को डिफाइन किस तरीके से करेंगे आप? भाई आपको डिफाइन करना हो तो क्या करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, इसे देख लेते हैं। तो इसे डिफाइन करने के लिए मैंने कहा कि एक ही पेरेंट्स के जो संतान होते हैं वो पूरी तरीके से लक्षणों में समान नहीं होते हैं, वही क्या कहलाती है, वेरिएशंस कहलाती है। तो हम लिख सकते हैं कि इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज, इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज have some differences known as variation, known as variation। ये है क्या आपके वेरिएशन की डिफिनेशन है। हमें पूरी उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको हेरिडिटी और वेरिएशन समझ में आई होगी। ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा सा। एक टर्म्स और समझते हैं यहाँ पे, हेरिडिटरी कैरेक्टर। जिसे कहा जाता है आनुवांशिक लक्षण, इसे समझते हैं। और एक टर्म्स और है इनहेरिटेंस, या ये 2 टर्म्स समझने का प्रयास करते हैं। इसे कहते हैं आनुवांशिक लक्षण और इसे कहते हैं आनुवंशिकता। ध्यान देंगे, मैंने कहा ए और बी एक पेरेंट्स है और इस पेरेंट्स के जो ऑफस्प्रिंग हैं वो है डी। ध्यान सुनेंगे,
मैंने कहा कि ए और बी एक पेरेंट्स हैं जिसके ऑफ स्प्रिंग है डी। हमने क्या देखा कि जो ए और बी के कैरेक्टर हैं, लक्षण हैं, वो कहाँ पहुंचे हैं? ऑफ स्प्रिंग में डी तक पहुंचे हैं। दरअसल जो लक्षण ए और बी के पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में पहुंचे हैं, संतानों में पहुंचे हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? हेरिडिटरी कैरेक्टर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? हेरिडिटरी कैरेक्टर कहते हैं। ये बात समझ में आई? और वह फिनोमिनन, वह प्रोसेस, वह तरीका जिसके द्वारा ये जो कैरेक्टर हैं वो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में पहुंच रहे हैं, इसे हम नाम देते हैं इनहेरिटेंस। क्या नाम देते हैं? इनहेरिटेंस, या इसी को कहते हैं हेरिडिटरी। अब वो कौन सा तरीका है, वो कौन सा मेथड है, वो कौन से ऐसे सहायक चीजें हैं जो कि लक्षणों को पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग तक पहुंचाते हैं? तो इसके पहले हमने बताया कि डीएनए वह एक पदार्थ है जिसके सहारे पेरेंट्स के कैरेक्टर कहाँ जाते हैं? ऑफ स्प्रिंग में। इसीलिए डीएनए को क्या कहा गया? जेनेटिक मटेरियल कहा गया। ठीक है, तो कह सकते हैं कि लक्षणों का माता पिता से संतानों तक जाना वो कहलाता है इनहेरिटेंस। और वह लक्षण जो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग तक जा रहा है उसे हम कहेंगे हेरिडिटरी कैरेक्टर, या उसे ही नाम देते हैं ट्रैट्स। और वह पदार्थ, वह मटेरियल कौन सा है जिसके सहारे कैरेक्टर पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में जा रहा है? वो है मटेरियल्स आपका डीएनए। डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल्स विच इट इज हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग। और इस जेनेटिक मटेरियल के बारे में आप देखेंगे कि जो ग्रिफिथ साहब थे उन्होंने माइस अर्थात माउस और डिप्लोकोकस निमोनी पर इन्होंने रिसर्च करके यह प्रूव किया था कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है जो कि पेरेंट्स के कैरेक्टर को ऑफ स्प्रिंग तक पहुंचाता है। ठीक, ये हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें जेनेटिक्स के। कुछ और बातें हैं, कुछ वैज्ञानिक हैं जिनके बारे में हमें और आपको जानना बेहद ज़रूरी है, और वहाँ से सीधे सीधे परीक्षा पे प्रश्न आ जाते हैं। याद रखेंगे, ग्रिफिथ साहब ने डीएनए डिस्कवरी करके माउस और डिप्लोकोकस निमोनी पर यह प्रूव किया था कि यह एक जेनेटिक मटेरियल है जो कि कैरेक्टर्स को पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग तक पहुँचाने का काम करता है। ध्यान रखेंगे। कुछ और बातें हैं उसे भी देख लेते हैं, जान जाते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? भैया अगर वो आपसे कोई पूछ लीजिए, बोलिए आप जा रहे हैं और आपसे कोई पूछ लिया कि बताइए आप बायोलॉजी पढ़ते हैं क्या, तो आप बड़े ताव से कहें कि हाँ पढ़ते तो हैं। तो आपसे पूछ लिया कि बताइए फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, तो क्या कहेंगे?
अरे वो याद था ना, भूल गए। अरे वो कुछ ऐसा था, मटर वटर पे किए थे, नाम नहीं याद आ रहा है। नहीं, इस तरीके से आप मुंह बनाएंगे फिर। इसलिए कहा कि आप चीज़ों को जानें। तो हमने कहा कि फादर ऑफ जेनेटिक्स अगर आपसे कोई पूछता है तो आप कहेंगे कि भैया फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल्स। याद रखेंगे, भूलना नहीं है, भूलेंगे तो समस्या हो सकती है। ठीक है। और दूसरी बात, अगर आपसे पूछे कि टर्म जेनेटिक्स किसने दिया है, इसके पहले भी हमने आपको बताया है कि टर्म जेनेटिक्स को डब्ल्यू बटसन ने दिया। किसने दिया? डब्ल्यू बटसन ने टर्म जेनेटिक्स दिया। या इसी डब्ल्यू बटसन को फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहा जाता है। याद रखेंगे, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। अब आपसे यहां से भी प्रश्न पूछ सकता है कि बताइए फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कौन है, या टर्म्स जेनेटिक्स किसने दिया? तो आप क्या बताएंगे? डब्ल्यू बटसन ने को फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहा जाता है, और इन्होंने ही सबसे पहली बार टर्म जेनेटिक्स को दिया। एक चीज और आती है, एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। एक आता है एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, इसे भी देख लीजिए। एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है T.H. मॉर्गन। ये है T.H. मॉर्गन। T.H. मॉर्गन को फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहा जाता है। याद रखेंगे, T.H. मॉर्गन को फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहा जाता है। और अगर आपसे पूछ दिया जाए कि आखिर क्यों T.H. मॉर्गन को फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहा जाता है एक प्रश्न लॉजिकल है, सोचने वाली बात है। क्यों कहा जाता है भाई T.H. मॉर्गन को एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के फादर? ध्यान रखेंगे, T.H. मॉर्गन ने सबसे पहले ड्रोसोफिला पर अपना एक्सपेरिमेंट किया, और ड्रोसोफिला पर एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट दिया। जैसे कॉन्सेप्ट में इन्होंने कौन कौन से कॉन्सेप्ट दिए? इन्होंने लिंकेज का कॉन्सेप्ट दिया, इन्होंने सेक्स लिंकेज का कॉन्सेप्ट दिया, इन्होंने क्रॉसिंग ओवर का कॉन्सेप्ट दिया, इन्होंने क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस के बारे में इन्होंने अध्ययन किया। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट लिंकेज ऑफ मैपिंग, पर इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। ये सब प्रयोग
टीएच मॉर्गन ने ड्रासोफिला पर किया। दरअसल ये सभी एक्सपेरिमेंट है, यह एक प्रयोग है, इसीलिए टीएच मॉर्गन को एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स का फादर कहा गया। अगर आपसे कोई पूछे कि भैया एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के फादर कौन हैं, तो आप बताएंगे कि टीएच मॉर्गन एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के फादर हैं, और साथ ही साथ इन्होंने अपना प्रयोग सर्वप्रथम ड्रासोफिला पर किया था और फला फला इन्होंने कॉन्सेप्ट को प्रपोज किया था। ये तो हो गए आपके कौन, टीएच मॉर्गन साहब। एक वैज्ञानिक और आते हैं, ए गैरड, उनका नाम है, लिख लेंगे आप इसे। उसे उनको भी देख लेते हैं। उनका नाम है ए गैरड, GARROD। इन्हें फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स एंड फादर ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स के नाम से जाना जाता है। अब आपसे प्रश्न पूछेगा कि बताइए भैया ह्यूमन जेनेटिक्स का फादर कौन है, या आपसे प्रश्न पूछा कि बताइए बायोलॉजिकल जेनेटिक्स का फादर कौन है, तो अगर आपको आता रहेगा तब तो बताएंगे कौन है, ए गैरड। ए गैरड को फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स और बायोकेमिकल जेनेटिक्स का फादर कहा जाता है। अब क्या लॉजिक क्या है इसके पीछे, क्यों कहा जाता है, वाई ए गैरड इज कॉल्ड फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स और बायोकेमिकल जेनेटिक्स। देखिए हुआ क्या कि इन्होंने सबसे पहले, गैरड साहब ने फर्स्ट टाइम ह्यूमन में इन्होंने एक जेनेटिक डिसऑर्डर को खोजा। इन्होंने एक मेटाबोलिक जेनेटिक डिसऑर्डर को खोजा। वो मेटाबॉलिक जेनेटिक डिसऑर्डर था क्या, वो था फेनिलकीटोन्यूरिया। क्या था वो, एल्केप्टोन्यूरिया था। ए गैरड ने सबसे पहले ह्यूमन में मेटाबॉलिक जेनेटिक डिसऑर्डर एल्केप्टोन्यूरिया का उन्होंने डिस्कवर किया, इसीलिए इसे फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स या बायोकेमिकल जेनेटिक्स कहा जाता है। अब एल्केप्टोन्यूरिया है क्या, देखिए यह एक मेटाबॉलिक जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसमें होता क्या है कि जिसको भी यह डिसऑर्डर पाया जाएगा, उस व्यक्ति का, उस ह्यूमन का जब यूरिन एयर के कनेक्ट में आएगा, हवाओं के संबंध में आएगा या संपर्क में आएगा, तो ये जो यूरिन है वो कैसा पड़ जाएगा, ब्लैक पड़ जाएगा। अगर ब्लैक यूरिन हो रहा है तो हम कहेंगे कि उसमें मेटाबॉलिक जेनेटिक डिसऑर्डर एल्केप्टोन्यूरिया है। साथ ही साथ इस ए गैरड ने एक कॉन्सेप्ट दिया। अब वो कॉन्सेप्ट क्या है, ए गैरड कौन से वो कॉन्सेप्ट दिए और क्यों महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सबसे पहली बात तो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि उन्होंने ह्यूमन के अंदर मेटाबॉलिक जेनेटिक डिसऑर्डर खोजा जिसे एल्केप्टोन्यूरिया कहा जाता है। इसमें होता क्या है कि जब यूरिन, व्यक्ति का यूरिन एयर के कनेक्ट में आता है, संपर्क में आता है, तो यूरिन कैसा हो जाता है, ब्लैक पड़ जाता है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो हम क्या कहेंगे, भैया जेनेटिक आपको एल्केप्टोन्यूरिया हुआ है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया जिसे वन म्यूटेंट जीन
जिसे क्या कहा गया, वन म्यूटेंट जीन वन मेटाबॉलिक ब्लॉक। ये कॉन्सेप्ट है। अब आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछ लेगा कि बताइए हु इज प्रपोज्ड वन जेनेटिक जीन वन मेटाबॉलिक ब्लॉक। तो फिर अगर आपको आता होगा तो आप प्रश्नों के उत्तर देंगे, नहीं आता होगा तो फिर अच्छे से मुंह बनाएंगे और इसके बाद प्रश्नों को गलत करके चले आएंगे। तो हमने इसीलिए आपको बहुत सावधानी पूर्वक सारी चीज़ों को बताने की कोशिश किया हूँ। अब आपका काम है कि आप उसे लिखें और याद करें। ये हमने, अगर कोई वैज्ञानिक कोई रिसर्च किया है, अगर उसे कुछ उपाधि दी गई है तो उसके पीछे लॉजिक क्या है, हमने लॉजिकल बातें आपसे किया हूँ। और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी ये वीडियोस आपको पसंद आई होंगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हैं तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। अगले वीडियोस में हम आपसे मेंडल्स की थियरी या जेनेटिक्स के कुछ की पॉइंट्स हैं, कुछ शब्दावलियाँ हैं जिनके बारे में हम आपसे अध्ययन करेंगे और बात करेंगे। फिर धीरे धीरे हम मेंडल्स लॉ की चर्चा करेंगे, धीरे धीरे हम पूरे जेनेटिक्स का चर्चा करेंगे। तो अगर आपको वीडियोस बेहतर लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।